हेलो बच्चों, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर हो जाए। और इसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अभी आपने पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अब हम सेकंड की बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब होता क्या है पहले इसे हमें जानना है। तो एलिवेशन का मतलब ही होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना, एलिवेट करना, बढ़ना। तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल समझे तो बेटर रहेगा। जैसे मान लीजिए हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट में, जैसे मान लीजिए अगर आप चाय बना रहे हैं, आपने पहले क्या लिया, उसमें मान लीजिए पानी लिया, चाय पत्ती लिया, और उसमें जब आपने मिल्क मिलाया और जब बॉयल करने लगा तो उसके बाद आपने जब वेपर बनना शुरू हुआ तो उसमें क्या ऐड कर दिया। अगर शुगर पार्टिकल को ऐड किया तो उसका वेपर क्या हो गया? सप्रेस हो गया। वेपर क्या हुआ? सप्रेस हो गया। तो मतलब अब उसको बॉयल होने के लिए अब टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा। तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि घट जाएगा? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना ही क्या कहलाता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे सिंपल अगर समझें तो जब किसी भी प्योर सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का वो बढ़ जाता है, और यही फिनोमिना क्या कहलाता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे सिंपल डिफिनीशन लिखा है कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ प्योर सॉल्वेंट देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीजेज। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा टीबी। अब इसको हम ग्राफ से शो करते हैं। कैसे? मान लीजिए हमने यहाँ पे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ को ड्रा किया, और यहाँ दो टेम्परेचर लिया T1 एंड T2, और इस एक्सिस ले लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम प्योर सॉल्वेंट जो ए से बी जा रहा है, अगर हम प्योर सॉल्वेंट के ग्राफ को ड्रा करते हैं तो आपका ऐसे जा रहा था, लेकिन जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो अब ग्राफ एबव नहीं होगा, थोड़ा बिलो हो जाएगा। तो सी और डी कब हुआ? जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो ग्राफ क्या हुआ? डाउन हुआ। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस बना T1 और T2 के बीच, यही क्या कहलाया हमारा? डेल्टा टीबी। क्योंकि ये T1 है, क्या है? T2। तो यहाँ से प्योर सॉल्वेंट का था, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या हुआ? घट गया। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया? डेल्टा टीबी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो डेल्टा टीबी होता क्या है? T2 माइनस T1। तो यहाँ पे जो T1 वैल्यू होगी, यहाँ पे जो T1 वैल्यू होगी ये हमेशा होगी 100 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर ऑलवेज। अगर वाटर नहीं दिया है तो जो भी कंपोनेंट देगा वहाँ पे उसकी T1 की वैल्यू देगा। तो पहले आप क्या करेंगे कि T2 माइनस T1 करके डेल्टा टीबी निकाल लेंगे, अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर गिवन है तब। अब इसके बाद इस पे भी राउल्स लॉ आता है, और राउल्स लॉ क्या कहता है? ध्यान समझिए। राउल्स लॉ यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में राउल्स लॉ कहता है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो यहाँ हमने क्या लिखा? राउल्स लॉ। अब इसमें भी आता है राउल्स लॉ। तो यहाँ पे क्या होता है? लिख दिया अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ elevation in boiling point is directly proportional to molality of non-volatile solute। राउल्स लॉ कहता है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोलैलिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो
तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो यहाँ पे इसको अगर हम लिखेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो लगेगा कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट होगा के बी इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। यहाँ पे डेल्टा टी बी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एंड एम है आपका मोलैलिटी। और हमें पता है कि जो मोलैलिटी होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्लू अपॉन एम इंटू डब्लू इन के जी। यहाँ पे सब एकदम स्पेसिफिक है। डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी एलिवेशन आपको जाएगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और डब्लू हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, एम होगा मोलर मास, एंड डब्लू के जी है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी। हमेशा वेट ऑफ सॉल्वेंट को के जी में रखेंगे। यहाँ पे ये रहा आपका पूरा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये आपका फाइनल फार्मूला आया। अब इस फार्मूले पे आप क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर नहीं आता तो कमेंट में उसे सेंड करें, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर नहीं आएगा तो फिर से हम उसको नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस कर देंगे। अब नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सिंपल वे में समझें इसको। जैसे आप मान लीजिए अगर एक कॉमन एग्जांपल लें तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम वाटर में कुछ ऐड कर दें तो अब 0 पे फ्रीज नहीं होगा, अब वो माइनस में चला जाएगा। अब माइनस में जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, घट गया। और फ्रीजिंग पॉइंट का घटना ही क्या कहलाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ का सिंपल डिफिनीशन है कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is dissolved in a pure solvent, then freezing point of solution is decreases. This phenomena is called depression in freezing point, and it is represented by delta TF। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, डेल्टा TF इज इक्वल टू T1 माइनस T2, और T1 हमेशा कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस ऑलवेज फॉर वाटर। वाटर अगर दिया है तो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और अगर कोई कंपोनेंट दिया है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। और ओवरऑल यहाँ पे क्या आएगा, T1 की वैल्यू T2 से कम होगी तो हमेशा माइनस में आएगा, और माइनस इंडिकेट करता है कि डिप्रेस हो रहा, घट रहा है। अब इस पर भी राउल्स लॉ आता है, और राउल्स लॉ क्या कहता है इस पर, सेम जो उसमें बोला था वही यहाँ पे बोला था। इन्होंने कहा था कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो मोलैलिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे फिर हमने लिखा राउल्स लॉ। अब बार बार नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो उन्होंने क्या दिया, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे KF इंटू M। अब M की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें हम, W अपॉन M इंटू डब्लू इन kg। तो हमारा जो फाइनल फार्मूला बनेगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू डब्लू अपॉन M इंटू डब्लू इन kg। अब यहाँ पे सब आपको क्लियर एकदम, डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF हो जाएगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और W है वेट ऑफ सॉल्यूट, M है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, W वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये रहा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस पे आप फार्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस पे आप वैल्यू कोई ना कोई एक अननोन रहेगा, बाकी सब गिवन होगा। आप फार्मूले पे रखिए और सिंपल वे में आंसर लीजिए। अगर नहीं आता है तो उसको हम फिर आगे नेक्स्ट क्लास में इसको हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। अब आता है नेक्स्ट
हमारी लास्ट कोलगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या चलना है? ऑस्मोटिक प्रेशर। हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे पहले है क्या, इसको समझना है। हमने यहाँ पे लिया ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट एंड लास्ट कोलगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस की एकदम सिंपल डेफिनेशन होता है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो उसी ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है वही क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम यहाँ सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस is called osmotic pressure। ऑस्मोसिस फिनोमिना को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है वही क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पाई एंड गिवन एज। अब यहाँ पे जो सिंपल समझना है, कैसे दिया गया? पाई बी इज इक्वल टू NST। यहाँ पर पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, बी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, प्रॉपर यूनिट में रखना है। एन है नंबर ऑफ मोल, एस है सोल्यूशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स होता है। टेम्परेचर रखेंगे केल्विन में, सब एकदम प्रॉपर यूनिट में रखना है। अब यहाँ पे तो पहला फार्मूला बना पाई बी इज इक्वल टू NST। अगर हम इसी n की वैल्यू को रख दें तो पाई बी इज इक्वल टू W/m इंटू ST। इसी फार्मूले को हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने क्या रखा? n इज इक्वल टू W/m। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऐसे कर दें, पाई इज इक्वल टू W/m इंटू बी इंटू ST, तो यहाँ पर एक फार्मूला ही बना। लेकिन यहाँ पे ये जो पूरा टर्म दिया है W/m इंटू बी, यही क्या होता है? मोलैरिटी। क्या होता है? मोलैरिटी कहिए या इसी को कहिए कंसंट्रेशन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पाई इज इक्वल टू MST, या लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू CST। यम है मोलैरिटी, सी क्या है? कंसंट्रेशन। बाकी जो भी है सब वही गिवन होगा। अब नेक्स्ट आपका इसमें नेक्स्ट फार्मूला बनता है। अब आगे देखें, यहाँ पे आपने पाई बी इज इक्वल टू NST से पूरा डिराइव किया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या आता है समझे। अब यहाँ पर आपका अभी आपने लिखा कि पाई इज इक्वल टू W/m इंटू बी इंटू ST। अब हमने पता है कि यहाँ पे D इज इक्वल टू होगा W/b, डेंसिटी, मास बाई वॉल्यूम में वेट बाई वॉल्यूम। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? डेंसिटी का। तो पाई इज इक्वल टू D/m इंटू ST। तो टोटल इतने ही फार्मूलों का यूज होता है और इसमें आपका जिस पे भी क्वेश्चन दे उस पे आपको पुट करिए, फिर बताइए आ रहा कि नहीं आ रहा। फिर इसी के बाद ये तो आपका हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जो आपके फार्मूले थे और जिस पे आपको क्वेश्चन लगाना है। अब इसके बाद आता हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या आता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक क्या होता है? आइसो का मतलब सेम, टोनिक का मतलब कंसंट्रेशन। मतलब ऐसे दो या दो से अधिक सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें आइसोटोनिक के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे बात करेंगे सेम ऑस्मोटिक प्रेशर का। किसका बात करेंगे? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोटोनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। अगर हमने दो कंपोनेंट लिया, एक ए और एक बी, हमने कहा कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ए इज इक्वल टू पाई बी। ए का ऑस्मोटिक प्रेशर बी के क्या होता है? इक्वल। तभी हमने पढ़ा था कि पाई बी इज इक्वल टू एन एस टी, या लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू एन एस टी अपॉन बी। तो यहाँ पे दो डिफरेंस लिया गया, तो एन ए एस टी अपॉन बी ए इज इक्वल टू एन बी एस टी अपॉन बी बी। तो यहाँ से एस टी कैंसिल हो जाएगा, तो एन ए अपॉन बी ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन बी बी। या इसी को हम ऐसे पुट कर सकते हैं, इसी फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, डब्लू ए अपॉन एम ए इंटू बी ए इज इक्वल टू डब्लू बी अपॉन एम बी इंटू बी बी। ये रहेगा आपका फार्मूला, जिस पर आपका बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है परसेंटेज रेशियो पे देकर, और आइसोटोनिक पे अक्सर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस पे क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा, ना आए तो ज़रूर पूछिएगा। अब उसके बाद ये हुआ आपका हो गया आइसोटोनिक। इसके बाद आता हमारा दो टर्म और हैं, एक आपका है हाइपरटोनिक और दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन है, एक हमारा आता है हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या होता है? ये दो सॉल्यूशन की रिलेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने दो सॉल्यूशन लिया, एक हमने ए लिया और दूसरा हमने क्या लिया? बी लिया। दो सॉल्यूशन हमने लिया और हमने यहाँ पे बोला कि जो ए का कंसंट्रेशन है वो क्या है? हाई है, और बी का कंसंट्रेशन क्या है? लो है। ए के रिस्पेक्ट में बी का कंसंट्रेशन क्या है? लो है, और ए का कंसंट्रेशन हाई है। तो जिसका कंसंट्रेशन हाई होगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा कम होगा वो कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो पहले हमें दोनों टर्म को समझना है। तो हाइपर एंड हाइपो एक दूसरे के रिलेटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हाइपरटोनिक ये बताता है कि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? ज़्यादा, और दूसरे क्या होगा? कम। अब यहीं पर अब इसको समझें। मान लीजिए हमने एक सॉल्यूशन लिया हाइपोटोनिक, यहाँ पे मान लीजिए हमने सॉल्यूशन लिया, ये सॉल्यूशन है हमारा हाइपोटोनिक। कैसा सॉल्यूशन है? हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक आते ही तुरंत माइंड में आया कंसंट्रेशन क्या होगा? लेस। अगर मान लीजिए हम इस सॉल्यूशन में कोई भी फ्लैसिड सेल डाल देते हैं, कैसा? फ्लैसिड सेल। तो ये जो फ्लैसिड सेल है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाता है टर्जिड सेल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टर्जिड सेल में। तो ये जो प्रोसेस है क्या कहलाता है? एंडोस्मोसिस। क्या कहलाएगा? एंडोस्मोसिस। टर्म पूछ लेता है। और सेकंड, मान लीजिए हमने दूसरा सॉल्यूशन लिया, ये सॉल्यूशन हमारा है हाइपरटोनिक। कैसा है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, अब इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हमने कोई टर्जिड सेल डाला, इसमें कौन सा? टर्जिड सेल, तो जो टर्जिड सेल होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो हो जाएगा फ्लैसिड सेल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लैसिड सेल में। और ये प्रोसेस कहलाता है एक्स ऑस्मोसिस। तो इसको समझिएगा ध्यान से कि अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कोई भी फ्लैसिड सेल डालते हैं
तो टर्जिड हो जाएगा, और अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में टर्जिड डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, फ्लैसिड, और कहलाता है एंडास्मोसिस, और वो कहलाएगा एक्सास्मोसिस। एंड लास्ट आपका आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब ही है कि अगर हम इतना एक्सटर्नल प्रेशर लगा दें कि ऑस्मोसिस फिनोमिना हमारा रिवर्स हो जाए। अगर सोल्यूशन पर अगर अप्लाइड प्रेशर ऑन सोल्यूशन, हमने क्या कहा, इफ़ अप्लाइड प्रेशर ऑन सोल्यूशन इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तब वो फिनोमिना क्या कहलाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जो ऑस्मोसिस है कैसा हो जाएगा, रिवर्स। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, अगर हम बात करें रिवर्स ऑस्मोसिस की, तो रिवर्स ऑस्मोसिस, तो यहाँ पे इसी को शॉर्टकट में आरओ कहते हैं। मोस्टली सबके घरों में लगा होता है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे अभी हमने बताया कि अगर अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए तो जो आपका ऑस्मोसिस फिनोमिना है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो हमने यहाँ क्या बोला, इफ़ अप्लाइड प्रेशर ऑन सॉल्यूशन, इफ अप्लाइड प्रेशर ऑन सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन osmotic pressure, is greater than osmotic pressure, then osmosis will get reverse, then osmosis will get reverse, then osmosis will get reverse. This phenomena is called रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहलाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। और एग्जाम्पल क्या कहते हैं, हम लिख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर। इस सी वाटर को भी प्यूरिफाई कर देता है। तो क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर किस में यूज करेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में। तो वाटर के प्यूरिफिकेशन में आपका रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये आपका कोलगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हुई। इन सब पे आप क्वेश्चन सॉल्व करें, नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में उसको बताएं, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है, वान टॉप फैक्टर। अब इसको ख़त्म करेंगे, फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। आप इसको बार बार देखें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे।